हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई रियली विश आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास केजी टू क्लास 12 आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वैरायटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। सो क्लास 12 मैथ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उसमें आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 को। इससे पहले आपको एक वीडियो मिला था जहां पे एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने के लिए और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर को समझने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे उन सभी कंसेप्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए और उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। सो मैं ऐसा मान लेती हूँ कि आप एक्सरसाइज 2.1 के ओवरव्यू को पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। तो जो पहला क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी आपके सामने जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनके आपको क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करना है। अच्छा, जल्दी से मुझे रिकॉल करके बताओ कि ये प्रिंसिपल वैल्यूज कहाँ मिलती है? ये प्रिंसिपल वैल्यूज आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में मिलती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपको इन सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद होनी चाहिए, और यही होमवर्क मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 के कंसेप्ट ओवरव्यू में दिया था। सो अगर आपने याद कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो अभी भी टाइम है। अब बिल्कुल जाके एक्सरसाइज 2.1 में जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला टेबल था उसे याद कर लें। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे मुझे प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए इसकी, तो मैं लिख देती हूँ क्या कि लेट प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, अभी अपन पूरा लिख देते हैं कि लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस हाफ इज एक्स। हमने कहा कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है? एक्स है। ठीक है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस हाफ इज एक्स। इसका मतलब क्या है? आप लिखेंगे कि साइन इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू एक्स। फिर मैंने आपको सिखा चुकी हूँ, ये उड़ के वहां जाएगा, लेकिन इसे उड़ता हुआ आप दिखाए ना। ठीक है, आप कैसे लिखेंगे इसको? आप लिखेंगे यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक, फिर इस माइनस के बारे में कुछ मत सोचो, सिर्फ आप लोग इस हाफ को देखो। ठीक है, और ये सोचो बैठ के कि साइन के टेबल में हाफ कब आता है, साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हाफ कब आता है। तो आपको अचानक से याद आएगा कि मैम साइन 30 पे, साइन 30 मतलब π/6। तो आप यहाँ लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन, क्योंकि माइनस को तो हमें बात करनी ही नहीं थी, हमें माइनस को इग्नोर करना था, लिखा है यहाँ पे तो दोबारा हमने यहाँ लिख दिया। अभी हमने इससे कुछ बातें नहीं करी है। ठीक है, हम सिर्फ हाफ के बारे में सोच रहे हैं कि साइन के टेबल में हाफ कब आता है। तो माइनस एज इट इज कॉपी किया, साइन के टेबल में हाफ आता है 30 पे, 30 मीन्स π/6। फिर आप जानते हो क्या, ये मैंने आपको रिकॉल करवाया था कि जो आपका साइन माइनस थीटा होता है दैट इज माइनस साइन थीटा। याद है कि नहीं? यस मैम। मैं इन दोनों को इक्वेट करना चाहती हूँ, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कब कर पाऊंगी? जब ये नेगेटिव का साइन यहाँ आ जाए, क्योंकि आप जानते हैं ये इस फॉर्मेट में लिखा है, ये इस फॉर्मेट में लिखा है। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ये नेगेटिव का साइन जंप करके अंदर जा सकता है। तो चलो आओ जरा इसको जंप करवा दें अपन। तो क्या आएगा आपके पास? आपके पास आएगा यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू, ये अंदर आया, साइन आप लिखेंगे यहाँ पे माइनस π/6। ठीक है, अब सुनो, अब यहां से पूरा खेल आता है कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का टेबल याद है कि नहीं। आप कहेंगे देखो यार, वी नो दैट कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच PVB आप पूरा लिखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है ना दैट इज क्लोज्ड इंटरवल माइनस π/2 से π/2। ठीक है, ये चीज हम जानते हैं। अब आप यहाँ पे आ जाइए, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस π/6 है, या फिर एक काम करो, ये जो वी नो दैट है ना बाद में बताएंगे। जब ऐसा हो जाता है तो ये दोनों इक्वेट हो सकते हैं, साइन से साइन आपका उड़ गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस π/6। अब ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं, इसको एकदम कंफर्मेशन देने के लिए हम लोग साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू को याद करेंगे। अरे मैम है ना, आपने कहा तो है यहाँ पे कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस हाफ इज एक्स।
तो x मैम आ तो गया -π/6, बिल्कुल आ गया, लेकिन कभी कभी आपके आंसर गलत भी हो जाएंगे। तो अभी आपको ना कंफर्मेशन लेना होगा, क्या सच में मेरा -π/6 ही इसका प्रिंसिपल वैल्यू है। तो ये कंफर्मेशन मुझे कैसे मिलेगा, ये कंफर्मेशन मुझे तब मिलेगा जब ये मेरा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे, किसके, साइन इनवर्स के। तो आप कह देंगे यहाँ पे कि देखो वी नो दैट कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स क्या होती है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। अब जरा आप लोग मुझे सोच के बताइए कि जो -π/6 है, -π/6 मतलब -30, क्योंकि पाई का मतलब 180 होता है। सो -π/6 क्या -π/2 और π/2 के बीच में होगा, डेफिनेटली होगा। तो आप यहाँ कह देंगे कि यस x इज इक्वल टू -π/6 बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में। तो देयरफॉर इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है, आप पूरा लिखेंगे, जो प्रिंसिपल वैल्यू है किसकी, साइन इनवर्स -1/2 की, वो क्या है, -π/6 है। चेक करो, साइन इनवर्स -½ की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/6 है, और इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट करके आ जाएंगे। इतना छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज क्लियर है, जो भी आप यूज करते हैं प्रॉपर्टी सब लिख दिया करो अपने पेपर में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट, चलो ये क्वेश्चन क्लियर है। तो कुल मिला के पता है आपको क्या करना पड़ता है, आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू का टेबल याद होना चाहिए, चेक करना आपको आना चाहिए, ACTS मेथड और छोटी सी वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कि साइन -θ क्या होता है, कॉस -θ क्या होता है, कॉट -θ क्या होता है, बस इतना सा जो भी हमने 2.1 के ओवरव्यू में पढ़ा था ना, बस आपको वो पूरा ओवरव्यू आना चाहिए, आप आसानी से क्वेश्चन उड़ा लोगे, ठीक है। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन 2 पे। यहाँ पे भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू ही फाइंड करनी है, कॉस इनवर्स √3/2 की। तो आप लिख देंगे यहाँ पे, चलो स्टेप्स बताओ मुझे। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1 होगा कि लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 बी x, ठीक है जी। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, ये b लिख दो, इस लिख दो, जो लिखना है वो लिख दो। फिर आप इसे ऐसा लिख दें कि कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू x, ठीक, ये क्या है 2। इसके बाद इसको उड़ा के वहां ले जाओ, तो cos x इज इक्वल टू √3/2। अब आपको बैठ के सोचना है, यहाँ तो इतनी अच्छी चीज़ है कि नेगेटिव का साइन भी नहीं है। अगर नेगेटिव का साइन भी होता है तो हम क्या करते हैं, जिसका काम हमने क्वेश्चन 1 में किया था, कुछ समय के लिए इग्नोर करते हैं, फिर बाद में उसका हम सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ये आपका यहाँ आया, तो cos x इज इक्वल टू √3/2 आ गया। अब सोचो आप कि cos के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में √3/2 कब आता है, मैम 30 पे, 30 मतलब π/6। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे कि cos x इज इक्वल टू cos π/6। π/6 का मतलब क्या होता है, 30, ठीक है। तो cos 30 आपका √3/2 होता है। अब सुनो, मन ही मन cos से cos आप उड़ाएंगे, ऐसा कट करके नहीं दिखाएंगे। ऐसा क्यों होता है, 2.2 एक्सरसाइज का वेट करो, वहाँ आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो बस मन ही मन खुश हो जाओ, cos आपका उड़ गया। आपके पास जो x आता है, कितना आ रहा है x, आपके पास x आ रहा है π/6। क्या मैं खुश होके दूसरे क्वेश्चन पे जा सकती हूँ, नहीं मैम। अभी तो सिर्फ आपको लग रहा है कि आंसर आया है, अभी गारंटी नहीं है। गारंटी पता है आपको कब मिलेगी, जब आप कंफर्म हो जाओगे। आप कंफर्म कैसे होगे, आप तब कंफर्म होगे जब आपकी ये वैल्यू इस कॉज इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा। तो इसका मतलब तो ये है कि हमें बैठ के सोचना पड़ेगा कि कॉज इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, आपको तो याद होगा। सो आप लिखेंगे वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, पूरा लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉज इनवर्स क्या होती है, बताइए जरा। क्लोज्ड इंटरवल 0 to π, वेरी गुड। क्लोज्ड इंटरवल 0 to π प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है कॉज इनवर्स की। तो क्या आपका x इक्वल टू π/6 0 से π के बीच में होगा? यस मैम, डेफिनेटली होगा। तो आप कह देंगे कि यहाँ पे x इक्वल टू π/6 डेफिनेटली बिलोंग्स टू दिस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसका मतलब इस गिवन क्वेश्चन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉज इनवर्स √3/2 क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है π/6। दैट्स इट।
छोटे से प्यारे से क्वेश्चन है, डिफिकल्ट लग रहा है, स्टेप समझ में आती जा रही है आपको कैसे कैसे काम करना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी एक और क्वेश्चन है, चलो और कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, कॉसेक इनवर्स 2 की प्रिंसिपल वैल्यू बता दीजिए। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है, अज्यूम करेंगे आप, क्या अज्यूम करेंगे, आप लिखेंगे कि लेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 इज x। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, x है। मतलब आप लिखेंगे कि कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू x, मतलब आप लिखेंगे कि कॉसेक x, क्या लिखेंगे आप, कि कॉसेक x इज इक्वल टू 2। ये घूम के गया यहाँ पे, तो कॉसेक x कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये स्टेप तो सब में ही कॉमन है। अब बता दो आप लोग क्या करना है, मैम हाँ बताइए। अब हमें ये सोचना है कि कॉसेक के टेबल में 2 कब आता है। तो कॉसेक के टेबल में 2 आता है 30 पे। कैसे याद आया आपको, अरे कॉसेक साइन का उल्टा होता है ना, साइन 30 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये वैसे याद भी होना चाहिए, नहीं याद है तो ठीक है, हम मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं, हम लोग कैसे भी करके आंसर तक तो पहुंच ही जाते हैं। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे कॉसेक x इज इक्वल टू क्या लिख दूँ, 30 मतलब क्या, π/6। तो आप लिखेंगे कॉसेक π/6, ठीक है। मन ही मन खुश हो सकते हैं क्या, 2 मिनट मैम, पहले हम यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। क्या हमें पता है, वी नो दैट, क्या पता है आपको, कि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है ना कॉसेक इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है ना मैम, वो क्या होती है, बताइए आप क्या होती है। वो होती है, देखो मैम आपने हमें 3 के पेयर याद करवाए थे, साइन के बाद कॉसेक के बाद tan, इनके ना सेम टू सेम होते हैं, बस कुछ एडजस्टमेंट हमें करना पड़ता है। तो जितना हमें याद आ रहा है ना, कॉसेक इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू थी वो क्या थी, वो थी आपकी क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2, और 0 पे ये नॉट डिफाइन हो जाता है तो माइनस कर देते हैं 0। तो आप चेक करो, क्या मैं कॉसेक से कॉसेक को उड़ा के, जो आपको पेपर में कट करके नहीं दिखाना है, तो मन ही मन उड़ा के x की वैल्यू π/6 लिख सकती हूँ क्या। यस मैम, डेफिनेटली π/6 का मतलब 30 होता है, और 30 आपके इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है। तो आप लिख देंगे यहाँ पे कि क्लियरली, ठीक है ना, क्लियरली दिख रहा है हमको, क्लियरली जो आपका x इक्वल टू π/6 है ना, ये बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, ये इसमें बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 इज कितना, π/6 जितना। दैट्स इट। क्या इस क्वेश्चन में किसी को भी परेशानी है, आई होप ये क्लियर है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स -√3। तो आप यहाँ लिखेंगे कि लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज x। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, x है, ठीक है। ये स्टेप तो हमने सब में ही करा है। फिर क्या करते हैं आप, जल्दी से स्टेप रिकॉल करो। फिर मैम इसको x से इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा tan इनवर्स क्या, -√3 इज इक्वल टू x। ओके जी, फिर आप इसको यहाँ ले जाइए तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा tan x इज इक्वल टू -√3। इसके बाद कोई मुझे बताएगा नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। मैम नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें 2 सेकंड के लिए इस नेगेटिव साइन को इग्नोर करके सिर्फ इतना सोचना है कि tan के टेबल में √3 कब आता है, ठीक है, ओके। तो tan के टेबल में √3 कब आता है, 60 पे, 60 मतलब π/3। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे tan x इज इक्वल टू माइनस, क्या लिखोगे, -tan π/3, क्योंकि tan π/3 √3 होता है। नेगेटिव साइन जो रखा था उसे दोबारा यहाँ रख दिया। अब आपको इन्हें इक्वेट करने में परेशानी होगी, राइट, क्योंकि इस नेगेटिव साइन को गायब होना पड़ेगा, तभी आप इन्हें इक्वेट कर सकते हो। तो फिर आप कहोगे देखो मैम 2 रास्ते होते हैं हमारे पास जब भी ये नेगेटिव होता है ना, तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। क्या, पहला रास्ता कि ये प्यारी सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ कर लो, ठीक है, tan - थीटा इक्वल टू -tan थीटा। लेकिन इसको तो हम सिर्फ और सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं जब इसका आंसर जो आएगा वो उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे। आपने एक क्वेश्चन देखा था जहाँ पे आप फंस गए थे, राइट। तो अभी हम चेक करते हैं
क्या इस क्वेश्चन के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज़ करूं या फिर अपने ACTS मेथड के पास जाऊं? याद करो कंसेप्ट वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन था ना, वो कुछ इसी टाइप का ही था, ठीक है? नहीं भी याद है, चलो आ जाओ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं अपन। तो यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहले हमने ये प्लान बनाया, इस नेगेटिव को गायब करने के लिए इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ठीक है? चलो लगाते हैं प्रॉपर्टी। क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 10x इज इक्वल टू, ये नेगेटिव -10 थीटा के फॉर्मेट में है, -10 थीटा क्या होता है? 10 माइनस थीटा। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? 10 माइनस π/3, ठीक है जी? क्लियर है ये? अब सुन लो आप लोग, यहाँ पे कुछ भी कहने से पहले एक बार प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स रिवाइज करो अपने दिमाग में, ठीक? आप जानते हैं, क्या जानते हो आप लोग? आप लिखेंगे वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स क्या होती है? जल्दी से बताइए, tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है tan इनवर्स की, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। अब जरा आप ये बताइए हमें कि अगर मैं tan को उड़ा दूं, जो मुझे मन ही मन उड़ाना है, ऐसे कट करके नहीं दिखाना है, तो मेरे पास x क्या आता है? -π/3। -π/3 का मतलब है -60, ठीक है? तो क्या मेरा -60 इसके इंटरवल में लाई करेगा? इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा? यस, डेफिनेटली करेगा। इसका मतलब क्या है कि हमने जो 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू -10 थीटा लगाया था, फॉर्मूला बिल्कुल सही था। नेगेटिव को इस तरीके से ही आप उड़ा सकते हो। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? -π/3। तो आप कह देंगे क्लियरली हमें साफ साफ दिखाई देता है कि x इक्वल टू -π/3 बिलोंग्स टू दी ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। तो हम बड़े खुशी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स क्या लिखा है? -√3। कितना होगा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3? कितना होगा? जल्दी से बताओ, कितना? जितना अपना आया था -π/3 जितना। सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्या किसी को कोई परेशानी? क्या आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती जा रही है कि इन क्वेश्चंस को कैसे टारगेट करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है? ठीक है, क्लैरिटी मिल रही है? बस यही स्टेप्स है और यही आपके पास 8-10 क्वेश्चन है जिसमें आपको यही काम करना है। चलो आ जाओ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है कॉज इनवर्स -½ की। तो सबसे पहला स्टेप बताओ आप लोग, मैम लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -½ इज x। ओके जी, फिर क्या करोगे आप? फिर हम लोग cos इनवर्स -½ को x से इक्वेट करेंगे, तो हमें मिलेगा cos x इज इक्वल टू -½ फिर 2 सेकंड के लिए नेगेटिव को इग्नोर करो और ये सोचो कि cos के टेबल में हाफ कब आता है? cos के टेबल में हाफ आता है 60 पे। तो आप यहाँ लिखेंगे cos x इज इक्वल टू -cos π/3 और फिर नेगेटिव आपका नीचे आ गया। सिर्फ हमने सोचा कि हाफ कब आता है? cos π/3 पे, फिर नेगेटिव लगा दिया। अब यहाँ से ना जब एंगल नेगेटिव होता है ना, तब आपके पास 2 रास्ते होते हैं और किस रास्ते पे चलना है ये आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताती है। तो रास्ता नंबर 1 ये कहता है कि cos, क्या कहता है? ये कहता है कि cos -θ इज इक्वल टू cos θ होता है। मैम ये फॉर्मूला तो यहाँ लग ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं लग सकता, सही कह रहे हो आप। तो इस रास्ते पे तो आपको चलना ही नहीं है ना? इस रास्ते पे तो आपको चलना ही नहीं है, क्योंकि cos -θ तो cos θ होता है। यहाँ पे तो -cos θ लिखा है, तो क्या करें? इस रास्ते पे नहीं चल सकते, तो इसे इक्वेट कैसे करें? और एक और समस्या, क्या कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है ना cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? आप लिखेंगे वी नो दैट कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स होता है क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। ठीक है, 0 to π। अब इस नेगेटिव का क्या करें, कैसे गायब करें इसको? इसका आंसर ऐसा तो आने वाला है नहीं, कोई टेंशन नहीं है। आपके पास ACTS मेथड है। आप पता है कहाँ जाओगे? आप जाओगे ACTS मेथड के पास। ACTS मेथड आपको इस नेगेटिव साइन से ना आज़ादी दिला सकता है। कैसे? सुनो, आप जानते हो क्या कि दिस इज ACTS, ठीक है? आप जरा ये सोचो कि cos नेगेटिव
कौन से क्वाड्रेंट में होता है? कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? कॉस नेगेटिव होता है मैम इसमें और इसमें। 90 और 270 को इग्नोर करो, कभी यूज नहीं करना है आपको। आपको 90 एंड 270 को कभी भी चेंज करने के लिए यूज नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने 90 समथिंग यूज किया, 90 माइनस थीटा, तो वो ट्रिग्नोमेट्री बदल जाएगी और हमें यहाँ पे अपनी ट्रिग्नोमेट्री को नहीं बदलना है। ठीक है, ओके। तो इन दोनों को तो इग्नोर करना है। तो मेरे पास जो कॉस नेगेटिव होता है, मुझे एक मिलता है पाई माइनस थीटा पे और एक मिलता है मैम पाई प्लस थीटा पे। इन दोनों को तो आपने इग्नोर करने के लिए कह दिया है। अब सवाल ये उठता है कि मैं अपने माइनस कॉस पाई बाई 3 को किस फॉर्मेट का यूज करूं, पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा में यूज करूं? तो इसका जवाब मुझे देगा कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या कहती है? 0 से पाई के बीच में रहो। तो 0 से पाई के बीच में रह रहे हो आप लोग, मतलब आप फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हो। तो अगर मैं माइनस कॉस पाई बाई 3 को चेंज करना चाहती हूँ, उस नेगेटिव साइन को गायब करना चाहती हूँ, तो मुझे पाई माइनस थीटा की ही हेल्प लेनी होगी, मैं पाई प्लस थीटा की हेल्प नहीं ले सकती हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से, अब आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, क्या लिखा है आपके पास है cos x इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 3। नेगेटिव से प्रॉब्लम है, उसे गायब करना है। पूरा प्लान आपके पास है किस तरीके से आप गायब करने वाले हो। तो आप यहाँ लिखेंगे cos x इज इक्वल टू कॉस, आपको यूज लेना है पाई का, सो पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है पाई बाई 3। ठीक है, ये इसके बराबर है 100%। क्या किसी को कोई डाउट है? नहीं मैम, क्यों? सुनो मैम, डाउट नहीं है। डाउट इसलिए नहीं है हमें क्योंकि हम जानते हैं कि cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, क्योंकि इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन एंड कॉसेक ही पॉजिटिव हो सकता है। तो ये डेफिनेटली यही होगा, मतलब ये इसके बराबर है। ठीक है, ऐसा लिखने के पीछे लॉजिक क्या था? क्योंकि मुझे दोनों को इक्वेट करना था। इस नेगेटिव साइन की वजह से मैं इन्हें इक्वेट नहीं कर पा रही थी, तो इक्वेट करने के लिए मैंने अपने ACTS मेथड का यूज लिया। मैं cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, उसकी हेल्प नहीं ले पाई, तो मैं ACTS के पास गई। ठीक है जी, ओके। अब क्या कॉस आपके उड़ गए, उन्हें कट करके मत दिखाना। तो x कितना आ रहा है? 3 पाई माइनस पाई, मतलब कि 2 पाई बाई 3। एंड दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्या किसी को कोई समस्या? क्या चीज़ें क्लियर हो रही है किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन का? ठीक है, आई होप ये क्लियर है। स्क्रीनशॉट लो और क्वेश्चन से और समझेंगे अपन। ठीक, चलिए जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है tan इनवर्स -1 की। चलो लिख देते हैं अपन। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे पहले स्टेप में लिख सकते हो। क्या? वी नो दैट कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स क्या होती है? जल्दी से बताओ, tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? मैम साइन, कॉसेक और tan, इनके ना पेयर चलते हैं, तो इनके ना कुछ हद तक सेम टू सेम ही होते हैं। और कैसे होते हैं वो हमें याद आ गया है कि tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है दैट इज ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। ये लिख दिया, अब आ जाओ काम पे लगते हैं। हमें प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स -1 की चाहिए, तो हम लिखेंगे कि लेट क्या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज x। tan इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? x है। तो अब आप इसे x से इक्वेट कर दो। सो tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू x, मतलब tan x इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, ये गया वहां पे tan x इक्वल टू -1। अब क्या करें अपन? अब सुनो, नेगेटिव साइन को 2 मिनट के लिए इग्नोर करो। सोचो जरा कि 10 के टेबल में 1 कब आता है? मैम पाई बाई 4 पे। शाबाश। तो आप यहाँ पे लिखने वाले हैं कि tan x इज इक्वल टू -10 पाई बाई 4। ठीक है जी, अब सुनो, इक्वेट कैसे करेंगे? नेगेटिव साइन परेशान कर रहा है मैम, कोई परेशानी की बात नहीं है। हम ये जानते हैं कि tan माइनस थीटा बराबर होता है -tan थीटा से। तो -tan थीटा लिखा है, हम इस नेगेटिव साइन को इस फॉर्मूले की हेल्प से अंदर की तरफ ला सकते हैं। तो जब हम इसे अंदर की तरफ लेकर आएंगे तो ये कैसी इक्वेशन बन जाएगी? ये बन जाएगा आपका, देखते रहना, tan x इज इक्वल टू, नेगेटिव अंदर गया, 10 माइनस पाई बाई 4। ठीक है जी, क्लैरिटी मिल रही है? मन ही मन खुश हो जाओ, 10 से 10 उड़ गया, कट करके मत दिखाना। तो x इज इक्वल टू -पाई बाई 4। क्या मेरा आंसर यही है? क्या मेरा -पाई बाई 4 ओपन इंटरवल -90 और 90 के बीच में है?
यस मैम डेफिनेटली है। इसका मतलब क्या, ये लाई करता है -π/2 से π/2 के बीच में, मतलब मेरी जो प्रिंसिपल वैल्यू है बिल्कुल सही निकली है। आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज -π/4, और ये रहा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब क्लैरिटी मिल रही होगी, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि किस तरीके से आगे चल रहे हैं। ठीक है, 3 चीज़ों से तो खेलना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ऐसे जो 6 प्रॉपर्टीज़ हैं वो, और साथ ही साथ ACTS, दैट्स इट। इतनी सी ही बात है और ये सारे क्वेश्चन उड़ा लोगे आप। ठीक है, क्लैरिटी मिल गई आपको। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या है, -π/4 है। ठीक, ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है sec इनवर्स 2/√3 की। तो आप लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं कि लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/√3 इज x। इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है, x है। तो क्या करें आप, sec इनवर्स 2/√3 को x से इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, फिर मन ही मन जानते हो ये उड़ के चला जाएगा। ठीक है, कैसा गया, ये पहुंचता है यहाँ पे तो बनता है sec x। ये सब होता क्या है ना, ये 2.2 में आप प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, उससे आपको एकदम कंफर्मेशन मिलेगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे यूज हो रहा है तो अभी आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि इधर गया तो दिस इज sec x। sec x इज इक्वल टू क्या आया आपके पास, 2/√3 आया। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या होता है आपका, नेक्स्ट काम ये होता है ये सोचना कि sec के टेबल में 2/√3 कब आता है। तो यार ऐसे तो sec का मोस्टली अपन को याद होता नहीं है, cos तो याद होता है ना, क्योंकि cos sec का ही रेसिप्रोकल है। तो आप ये सोचो कि cos के टेबल में √3/2 कब आता है। cos के टेबल में √3/2 आता है मैम 30 पे, 30 मतलब π/6। तो sec के टेबल में 2/√3 कब आएगा, 30 पे, 30 मतलब π/6। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि sec x इज इक्वल टू sec, आप लिखेंगे π/6। ठीक है, मतलब मुझे यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल रही है, x की वैल्यू मुझे π/6 मिल रही है। लेकिन क्या ये मेरी प्रिंसिपल वैल्यू है, ऐसा तो मैं तभी कह पाऊंगी जब मेरी ये वैल्यू इस sec इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे। तो हम चेक करने के लिए लिख देते हैं क्या, कि हम जानते हैं, वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ sec इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, जल्दी से बताओ। मैम 3 पेयर आपने याद करवाए थे, cos, sec एंड cot, ये सेम टू सेम होते हैं। तो cos का क्लोज्ड इंटरवल 0 to π है, तो मैम हमें याद आ गया sec इनवर्स का भी क्लोज्ड इंटरवल 0 से π होता है। बस यहाँ पे π/2 आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड बन जाता है। तो जरा चेक करके बताइए क्या मेरा π/6 इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है। यस मैम डेफिनेटली कर रहा है। तो आप यहाँ लिख देंगे कि clearly x is equal to π/6 belongs to the open interval, closed interval 0 to π minus π/2। इसका मतलब आप कह देंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स, क्या नाम है इसका, 2/√3 इज क्या, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, π/6। दैट्स इट। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज़। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/√3 इज π/6। तो आपका ये क्वेश्चन उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन 7 पे आ गए अपन, यही क्वेश्चन है आपके 2.1 में। चीज़ें बिल्डअप कर पा रहे हो आप, ठीक है, समझते चलो। और क्वेश्चन है, आ जाओ और चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, सबसे पहले वही फाइंड करना है प्रिंसिपल वैल्यू। तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, पहली स्टेप क्या है कि लेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3 इज x। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, x है। तो आप ये लिख देंगे यहाँ पे इट इज x। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे क्या कि cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू x। अच्छे से लिखो, cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू x। इसको उड़ा के वहां ले जाएंगे आप, तो आपको मिलेगा कि cot x इज इक्वल टू √3। ठीक है जी, ये गया यहाँ पे, तो cot x इज इक्वल टू कितना आया आपके पास, √3 आ गया। अब क्या करें अपन, मैम कुछ भी नहीं करना, बस बैठ के सोचना है आपको कि ये cot के टेबल में √3 कब आता है। तो cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10, 10 में 1/√3 30 पे आता है, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 होगा। इसका मतलब ये हो गया मैम,
इसका मतलब ये हो गया कि cot x इज इक्वल टू cot पाई बाई 6। ठीक है, ये टेबल ट्रिग्नोमेट्री का याद होना चाहिए कि √3 कब आता है। अगर ये नहीं आएगा तो आपको परेशानी होगी। तो अगर किसी को डाउट है कि 30, 45 इन सब पे क्या वैल्यूज़ आती हैं, तो आपको आज का होमवर्क ये है कि आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के एंगल याद करें। सभी मतलब 0 से 90 के बीच में मोर देन सफिशिएंट है। फिर तो हम बड़े हो गए हैं, तो हम आगे की फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ से अब जानते हैं खुश होने का वक्त आ गया है, क्योंकि कॉट से कॉट चला जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू पाई बाई 6, कभी कट करके ना दिखाए, मैंने तो कभी कट नहीं किया है। ठीक है, सो x इज इक्वल टू पाई बाई 6। अब सवाल ये उठता है क्या यही प्रिंसिपल वैल्यू है? तो यार ये तो प्रिंसिपल वैल्यू सिर्फ और सिर्फ तब हो सकती है जब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स में लाई करे। तो हमें याद आएगा, हमें क्या याद आएगा? हमें ये याद आएगा कि देखो, वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? जल्दी से सोचो। आप कहेंगे मैम हाँ 3 पेयर बनाए थे आपने, कौन कौन से? कॉस, सेक और कॉट का। तो इनके सेम टू सेम होते हैं, बस कुछ कुछ चेंजेस होते हैं। बस इतना ही अगर आपने पकड़ लिया ना तो आपको याद आ जाएगा। तो कॉट इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है ना, दैट इज ओपन इंटरवल 0 to पाई। याद आ गया? बस इतनी सी बात थी। तो क्या ये 0 से पाई के बीच में पाई बाई 6 आएगा? अरे डेफिनेटली आएगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? क्लियरली x इज इक्वल टू पाई बाई 6 बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 से पाई में। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू, पूरी स्पेलिंग लिखोगे आप, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3 इज कितना? पाई बाई 6 जितना। काम खत्म इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, क्लैरिटी मिल गई? स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ना आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन 9। चलो क्वेश्चन 9 आप सॉल्व करो। 2 मिनट के लिए वीडियो को रोको, क्वेश्चन 9 को सॉल्व करो, फिर अपन दोनों अपनी स्टेप्स मिलाएंगे, क्या हमने सेम टू सेम लिखा है और क्या हमारा आंसर सेम आया है। तो जल्दी से वीडियो को रोको। सो आई होप अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब चेक करने का वक्त आ गया है कि आपका और मेरा आंसर सेम है या नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या किया? मैम सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चन को देखा। अरे वाह, फिर क्या किया आपने? फिर हमने लिखा कि लेट प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने लिखा कि लेट प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ पे हमने तो पूरी स्पेलिंग लिखी है, अच्छा ठीक है, लेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉज इनवर्स, आपने पूरा ऐसा लिखा होगा। ठीक है जी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1 बाई √2 इज x। फिर हम लोगों ने cos इनवर्स -1 बाई √2 को x से किया इक्वेट। तो हमें मिला यहां से कि cos x इज इक्वल टू -1 बाई √2। फिर मैम 2 सेकेंड के लिए हमने अपने नेगेटिव साइन को इग्नोर किया। अच्छा, और फिर हमने ऐसा लिखा कि cos x इज इक्वल टू, इग्नोर किया मतलब बस उसे देखा नहीं, लिखा है तो हमने भी लिख दिया वहाँ पे। ठीक है, 1 बाई √2 cos के टेबल में कब आता है? cos के टेबल में 1 बाई √2 कब आता है? पाई बाई 4 पे। तो हमने लिखा है यहाँ पे cos पाई बाई 4। अब इसको, इस नेगेटिव को गायब करने का तरीका हमारे पास सिर्फ ACTS मेथड है, क्योंकि हम जानते हैं cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो ये माइनस कॉस थीटा को हम कैसे लिखेंगे? ACTS मेथड की हेल्प से। अब ACTS पे आपको जाना है तो इससे पहले आपको ना पता होना चाहिए, वी नो दैट कि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, आपको पूरा ही लिखना है, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स क्या होती है? जल्दी से बताओ। कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज इंटरवल 0 से पाई होती है। ठीक है, तो हमें सोचना है कि मैं इसका क्या काम करूं, तो मुझे जाना पड़ेगा ACTS पे। तो ACTS मेथड के पास अपन चलते हैं। दिस इज ACTS। इस एक्सरसाइज में 90 और 270 की हेल्प आपको नहीं लेना है। ठीक है, आपको बस अब ये सोचना है कि आपका ये जो कॉज है ना, ये नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो आप जानते हैं इस वाले में और इसमें आपका कॉज नेगेटिव होगा, बाकी यहाँ तो पॉजिटिव होगा, मतलब इसको आपको लेना नहीं है। तो आपके पास 2 रास्ते आते हैं, क्या? या तो मैम पाई माइनस थीटा का यूज़ करके हम इसे पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा चेंज करके लिखेंगे, या फिर हम इसे पाई प्लस थीटा का यूज़ करके इसका थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। लेकिन अब ये और आ गया है, ऑप्शन आ गया है, तो कौन सा वाला लेना है, कौन सा वाला ऑप्शन पिक करना है, ये आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताती है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहती है कि देखो भाई, हम तो 0 से पाई के बीच में ही हैं, मतलब 0 से पाई के बीच में, यानी कि यहाँ तक।
ठीक है। तो 0 और पाई आप जानते हो ना, यहाँ 0 आता है, यहाँ पाई आता है, यहाँ पे 90 आता है और यहाँ पे 3π/2 आता है। तो 0 से पाई मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। अब इन दोनों में से आपको वो क्वाड्रेंट चूज करना है जहाँ पे आपका कॉज नेगेटिव आए, मतलब ये वाला। तो आप पाई माइनस थीटा की हेल्प से इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो आप इसे कैसे लिखने वाले हैं, आप इसे लिखने वाले हैं cos x इज इक्वल टू क्या, cos पाई माइनस π/4। अब चाहे तो चेक कर सकते हैं, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। फिर आपको cos से cos अपने मन ही मन उड़ाना है, तो आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4π माइनस पाई मतलब कि 3π/4। तो x आ रहा है 3π/4 और 3π/4 डेफिनेटली मेरा 0 से पाई के इंटरवल में लाई करता है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, इट बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई। इसका मतलब ये है कि देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन था आपका cos इनवर्स की पावर -1/√2, भाई पावर नहीं है, cos इनवर्स -1/√2, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 3π/4 आ रही है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है और आप लोगों का यही आंसर आया है। अगर आपका यही आंसर आया तो अपनी कॉपी में वेरी गुड लिखो मेरी तरफ से, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए एक बार हमने फिर से एक्सप्लेनेशन दे दिया है, स्क्रीनशॉट लो, बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लेंगे। सो स्क्रीनशॉट ले लिया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। सो इसमें भी अपन को वही प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है कॉसेक इनवर्स -√2 की। तो आओ जरा चेक करते हैं क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है लास्ट क्वेश्चन पे अपन आ चुके हैं, क्या करते हैं स्टार्टिंग में, जब भी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना होता है सबसे पहले एक लाइन लिखते हैं अपन, और लाइन क्या है, लाइन है कि लेट द प्रिंसिपल वैल्यू, ओके, लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स -√2 इज x। हमने कह दिया कि हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को हम x मान लेते हैं, ठीक है। बेसिकली इसको हमें x से इक्वेट करना है। तो जब आप इसे x से इक्वेट करेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा cosec इनवर्स -√2 एंड दिस इज इक्वल टू x, ओके। इसको घुमा के ले जाओ वहां पे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलने वाला है cosec x इज इक्वल टू -√2, ठीक है। ये घूम के वहां गया तो ये बन जाएगा cosec x एंड दिस इज इक्वल टू -√2। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमें क्या करना है, अभी 2 सेकंड के लिए इस नेगेटिव साइन को देखना ही नहीं है, हमें बैठ के ये सोचना है कि cosec के टेबल में √2 कब आता है। अब देखो जनरली आप लोग ना sec, cosec इनकी वैल्यूज याद करते नहीं हो, तो ठीक है कोई बात नहीं, ये सोच लो cosec किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है। साइन में 1/√2 कब आता है, साइन में 1/√2 आता है 45 पे, तो cosec में √2 कब आएगा, 45 पे, राइट, उसका ही तो उल्टा है ना वो। तो आप यहाँ क्या लिखने वाले हैं, आप यहाँ लिखेंगे कि cosec x इज इक्वल टू माइनस cosec π/4। मतलब कुल मिला के मैंने आपको ये याद करवाया कि cosec के टेबल में √2 कब आता है, cosec के टेबल में √2 आता है cosec π/4 पे। नेगेटिव साइन था, नेगेटिव साइन को आपने नीचे भी बुला लिया। अब क्या करना है आप लोगों को, अब आपको सोचना है यार इक्वेट तो हम इसे ऐसे कर नहीं सकते, ठीक है। और हम जानते हैं कि cosec माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है, यही तो 2 रास्ते हैं अपने पास। आप जानते हो कि cosec माइनस थीटा कितना होता है, जानते हो कि नहीं, बोलो। cosec माइनस थीटा आपका होता है माइनस cosec थीटा, ठीक है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हम यूज करने वाले हैं। cosec माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cosec थीटा। मुझे इन दोनों को इक्वेट करना है, मतलब इस नेगेटिव साइन को पहले थोड़ा गायब करना पड़ेगा तभी इक्वेट कर पाऊंगी। तो ये जो नेगेटिव का साइन है, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से ये इस एंगल में आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देंगे क्या, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आप लोग यहाँ क्या लिख देंगे कि इसके बाद हमारे पास आता है cosec x इज इक्वल टू cosec, ओके, और यहां लिखेंगे आप -π/4, ठीक है जी। क्लैरिटी मिल गई आपको, क्या किया हमने, इस फॉर्मूले का यूज कर लिया, इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज कर लिया। cosec माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा होता है, एंगल के अंदर नेगेटिव साइन आ गया यूजिंग द प्रॉपर्टी। अब आप जानते हैं cosec से cosec उड़ जाएगा, आपके पास क्या आएगा, आपके पास x आएगा -π/4, लेकिन
क्या यही प्रिंसिपल वैल्यू है? अभी हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू तब ही कहलाएगी जब ये कॉसेक इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा। तो अब सवाल क्या उठता है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉसेक इनवर्स होती क्या है? तो उसमें कोई टेंशन की बात तो है नहीं, हम लोगों ने तो पूरा टेबल याद किया है। सो आप लिखेंगे यहाँ पे कि वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉसेक इनवर्स इज कितना? क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 एंड एक्सेप्ट 0। आपको 0 नहीं लेना होता है, बाकी क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 आपका कॉसेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है। 0 को आप अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो अब जरा बैठ के ये सोचो, क्या -π/4 इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है? डेफिनेटली करता है। तो क्योंकि मेरा -π/4 इसमें लाई करता है, तो मैं कह सकती हूं कि जो इसका आंसर है, जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, किसकी मैम? क्वेश्चन की प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स √2 -√2 इज -π/4। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। क्या ये चीज आपको समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यूज को फाइंड किया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिर से रिकॉल करो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बोलते हैं लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस इज x। ठीक है, हमने कह दिया कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, x है। फिर हम उसे x से इक्वेट करते हैं। कॉसेक इनवर्स को उड़ा के यहाँ लेके आते हैं तो वो कॉसेक x बन जाता है, यहाँ रखा रहता है -√2। फिर हम बैठ के सोचते हैं कि नेगेटिव को 2 मिनट रहने दो, बस इतना बता दो कि कॉसेक के टेबल में √2 कब आता है। तो ठीक है, हमें उसका टेबल याद है, हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब हमें इक्वेट करना होता है, तो हम सोचेंगे यार इस नेगेटिव साइन को पहले थोड़ा गायब करना पड़ेगा। कैसे गायब करोगे? इस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की हेल्प से। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या है आपके पास कि cosec माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा होता है, तो बाहर बैठा नेगेटिव अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वेट कर दो, x की वैल्यू -π/4 आ गई। लेकिन क्या यही आपका आंसर है, ये आप कैसे बोलोगे? ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा। कैसे? कि क्या -π/4 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है? डेफिनेटली है। तो है, तो यही आपकी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। सो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। आई होप ये क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, डन, ओके जी। सो अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। जब मेंशन नहीं किया है कौन सी वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू ही फाइंड करनी होती है। ठीक, तो हमें इसमें वैल्यूज फाइंड करनी है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए ना, वहां पे एक एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उनने उनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है एडिशन का। क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, करना आपको वही काम है, इसके लिए और फिर इसके लिए। ठीक है वही चीज। आप पहले इसके लिए फाइंड करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, फिर इसके लिए फाइंड करना, फिर इसके लिए फाइंड करना, बीच में एडिशन है तो इन्हें ऐड कर देना। दैट्स इट। ठीक है, चलो तो आओ जरा फाइंड करते हैं। क्या हम डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करें या फिर एक एक को लिखें? बताओ आप लोग। चलो अभी सीख रहे हो तो आप एक एक करके लिख सकते हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो 1 मार्क्स में आएगा। आप डायरेक्टली भी इसका आंसर लिख सकते हो। कैसे? देखो यार, tan इनवर्स 1 है, तो tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमने कह दिया कि x है, तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू x। ओके, तो tan गया वहां पे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, tan x इज इक्वल टू 1। इसके बाद आप सोचेंगे कि tan के टेबल में 1 कब आता है? tan के टेबल में 1 आता है π/4 पे। आप इसे इक्वेट कर सकते हैं, x कितना आ रहा है, π/4, और ये बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में। मैम आपने इसमें क्यों बिलोंग करवाया? अरे tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यही तो होती है ना, हमें ये भी तो कंफर्म करना पड़ता है कि जो भी हमारा x आया है, राइट, क्या वो उसके प्रिंसिपल वैल्यू में है? यस, डेफिनेटली है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4 आ जाएगी। ठीक है, क्लैरिटी मिली आपको? तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है tan इनवर्स के, देयरफॉर x की वैल्यू π/4 है। इसी तरीके से आप इसे फाइंड करेंगे। ओके, तो आप कह देना यहाँ पे, क्या इधर लिखेंगे आप कि लेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 इज x, और फिर आपने ये काम कर दिया, यहाँ पे लिख देना कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है इसकी। इसी तरीके से आप इसके लिए लिखेंगे क्या कि लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -½ इज y। हमने कहा कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, y है। ओके, मतलब आपको क्या करना है, आपको cos इनवर्स -½ को y से इक्वेट कर देना है।
कर दिया हमने y से इक्वेट, इतने सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया, सब में यही तो काम किया है। तो बस अब तो आपको सारी स्टेप्स एकदम फिक्स हो गई होगी कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। इसको घुमा के लेके जाओ वहां पे, तो आपके पास क्या आएगा, cos y इज इक्वल टू -½ फिर हम जानते हैं नेगेटिव को 2 सेकंड के लिए आपको इग्नोर करना है और बैठ के बस ये सोचना है कि cos के टेबल में 1/2 कब आता है। तो cos के टेबल में 1/2 आता है 60 पे, 60 का मतलब होता है -π/3। मैम 60 का मतलब -π/3 कब से होने लगा? अरे नेगेटिव साइन को बस मैंने यहाँ से यहाँ लेके आ गई मैं, 60 का मतलब π/3 होता है। ठीक है, क्लैरिटी मिली आपको ये चीज़। अब हमें सोचना है कि यार cos y इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा यहाँ पे, हमने लिखा कि इस तरीके से ये हाफ आया था ना, तो हमको ये सोचना था कि cos के टेबल में हाफ कब आता है। cos के टेबल में हाफ आता है 60 पे, 60 मतलब cos π/3, नेगेटिव को एज इट इज हम नीचे लेकर आ गए। लेकिन यहाँ समस्या क्या है, आप यहाँ पे cos -θ इज इक्वल टू -cos θ, ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि cos -θ क्या होता है, cos θ होता है। तो इसमें ऐसा तो कोई फॉर्मूला लगने वाला है नहीं। इसका मतलब अगर मुझे इसे कंपेयर करना है तो मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी ACTS मेथड की। सो ACTS मेथड क्या कहता है, ACTS मेथड मैम बस इतना बताता है कि ऐसे एक्सप्रेशन को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 2.1 में जितने भी क्वेश्चंस है ना, आपको यहाँ पे 90 और ये 270 से कोई लेना देना है नहीं, इनको लेना ही मत आप, क्योंकि 90 और 270 हम सिर्फ और सिर्फ तब लेते हैं जब हमें अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, मतलब साइन को कॉज में या कॉज को साइन में। ऐसा तो काम हमें कुछ करना नहीं है, तो इसीलिए अब 90 एंड 270 को क्या करेंगे, इग्नोर। तो फिर आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है 0 to π एंड π। ठीक है, अब बस आपको ये सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूं कि -cos π/3 को मैं थोड़ा पॉजिटिव बना के लिख पाऊं, राइट, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है। अगर यहाँ cos है तो बस यहाँ cos आए, ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ, मैं -cos π/3 को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। तो आप बोलोगे मैम आपके पास 2 रास्ते हैं। आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि cos ACTS के टेबल में कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है। तो cos नेगेटिव होता है यहाँ पे, इधर और इधर तो नेगेटिव होता नहीं है। मतलब अगर आप इसे ट्रांसफॉर्म करके लिखना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 रास्ते हैं, और वो रास्ते क्या है, या तो आप π - θ का यूज करें या फिर आप π + θ का यूज करें। यहाँ माइनस, यहाँ पे +θ आता है। 2π वाले को आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 2π का आप माइनस लें या प्लस लें, वहां दोनों ही जगह पे आपका कॉस पॉजिटिव होगा और आपको अपने कॉस को पॉजिटिव नहीं करना है। तो इसीलिए आप क्या यूज करने वाले हैं, या तो π - θ या तो π + θ। ठीक है, क्या ये चीज की क्लैरिटी हमें मिल रही है? ओके। अब सवाल ये उठता है कि यार π - θ ले या π + θ ले, तो इसकी हेल्प पता है ये आपको कौन बताएगा कि आपको π - θ लेना है या π + θ लेना? जल्दी से बताओ कौन बताएगा आपको? बिल्कुल सही जवाब, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉज इनवर्स आपको बताएगी कि आपको इनमें से π- लेना है या π + लेना है इसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, आप यहां लिख सकते हैं, वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉज इनवर्स क्या होती है? बोलो कितनी होती है? क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। सो क्लोज्ड इंटरवल 0 to π आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है कॉज इनवर्स की। मतलब अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो बस वो यहाँ से यहाँ की तरफ ही घूम सकता है, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ और यहाँ आपका कॉज इनवर्स नहीं आ सकता अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इससे हमें ये क्लैरिटी मिल गई कि हम लोग मैम π - θ वाले एंगल का ही यूज लेके इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये सेम ही क्वेश्चन ना जाने इस एक्सरसाइज में कितनी बार आ चुका है और ना जाने हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया है। तो अब मुझे लगता है कि अब आप इन क्वेश्चंस में कभी फंसने वाले नहीं हो, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आगे बढ़ना है। ओके, तो अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर देती हूँ इसका। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है cos y इज इक्वल टू -cos π/3। मैंने कहा मैंने पूरा प्लान बना लिया है, मुझे कैसे आगे चलना है इसमें। तो मेरे पास रास्ता है कि cos y इज इक्वल टू cos π - π/3। मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, cos π - π/3।
राइट। cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, वहां आपका cos नेगेटिव होता है, तो बिल्कुल मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ और ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी होगा। सो cos से cos आपका गायब हो जाएगा, बिल्कुल भी कट करके ना दिखाएं। सो y इज इक्वल टू कितना आएगा 3 पाई माइनस पाई, दैट मीन्स 2 पाई बाई 3 एंड दिस डेफिनेटली बिलोंग्स टू दी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स। इसीलिए आपके इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है 2 पाई बाई 3। अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस हाफ निकालना है। चलो आ जाओ, साइन इनवर्स माइनस हाफ की प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं अपन। सो आप यहाँ पे लिखेंगे कि साइन इनवर्स माइनस हाफ, ठीक है। सो साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिख देंगे कि लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस हाफ इज z, ठीक है। एक्स वाई जेड ले लिया अपन ने, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है, z है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस हाफ को z से इक्वेट करना है। साइन आपका वहां जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, साइन z इज इक्वल टू माइनस हाफ। फिर आप बैठ के सोचेंगे कि साइन के टेबल में हाफ कब आता है। साइन के टेबल में हाफ आता है 30 पे, 30 मतलब पाई बाई 6, तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस साइन पाई बाई 6, नेगेटिव साइन एज इट इज यहाँ पे था। अच्छा, फिर हम जानते हैं, क्या जानते हो आप लोग, फिर आप ये जानते हो कि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ओके। ये कहां से आ गया, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, आप ये जानते हो। क्या ये चीज क्लियर है ना। आपके पास ये इस तरीके से लिखा है, आप इस नेगेटिव एंगल को यहाँ ला सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से इस नेगेटिव को मैं पाई बाई 6 के पास सेंड कर दूंगी और फिर इसे इक्वेट कर दूंगी, ठीक। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, साइन z इज इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 6, ओके जी, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। क्या कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन से साइन आपके मन ही मन उड़ जाएगा, आपके पास z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी यहां से z इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। लेकिन क्या यही आपका आंसर है, ये कंफर्मेशन मुझे कौन देगा, ये कंफर्मेशन मुझे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स देगा। तो मुझे सोचना पड़ेगा कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है। मैम अब इसमें सोचने ऐसा कुछ बचा नहीं है, हमें याद है कि वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज, बोलो, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और डेफिनेटली आपका माइनस पाई बाई 6 इसमें लाई करता है। तो इसमें लाई करता है मतलब z आपका माइनस पाई बाई 6 है। आपके पास सब कुछ आ गया है, बस अब आपको फाइनल आंसर तक पहुंचना है। सो फाइनल आंसर तक आप कैसे पहुंचेंगे, देखिए, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहां रखो और तीनों को आप ऐड कर दो। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आई थी, पाई बाई 4 आई थी, ओके। तो आप लिख लो यहाँ पे चाहो तो इसे, कैसे आप लिखेंगे कि हमें फाइंड करना था tan इनवर्स 1, ठीक, फिर क्या था, प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ। हमने इन सब की वैल्यूज फाइंड कर ली है। यहाँ पे है पाई बाई 4, फिर इधर क्या आया आपके पास, cos इनवर्स की वैल्यू 2 पाई बाई 3, तो आप लिखेंगे प्लस 2 पाई बाई 3, और साइन इनवर्स माइनस हाफ कितना आया आपके पास, साइन इनवर्स माइनस हाफ हमने अभी फाइंड किया था माइनस पाई बाई 6, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, सो दिस इज माइनस पाई बाई 6, ठीक है। अब 4, 3 और 6 का एलसीएम ले लो, एक बार चेक कर लेते हैं कितना आता है, 2 2 4, 2 3, 2 1 3, सो 3 2 6 12, तो आपके पास एलसीएम आता है 12। सो 4 3 यहाँ पे लिखेंगे आप 3 पाई, 3 4 4 2 8 पाई, और यहाँ आएगा 6 2, यहाँ पे मिलेगा आपको 2 पाई। सो कितना आ रहा है ये टोटल, 3 एंड 2 1, 1 प्लस 8 9 पाई बाई 12। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो कितना मिलेगा आपको, 3 3 9 एंड 3 4 12। सो 3 पाई बाई 4 इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, दैट्स इट। तो इस तरीके से आपको जाना था। तो ये आपको ना अभी लग रहा होगा कि मैम इतना लेंदी है, अरे लेंदी नहीं है। जब आप अभी सीख रहे हो, धीरे धीरे सीखने के बाद ना आपको ये सारे स्टेप्स करने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने आप ही इसका आंसर लिख दोगे, सब कुछ आप मन में ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आंसर कितना आया आपके पास, आंसर आता है आपके पास 3 पाई बाई 4। हमने एक एक स्टेप समझ लिए कि किस तरीके से आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है, ओके। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलो जी, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना बिल्कुल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डन, ओके चलो। सो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे भी आपको क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कॉज इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, इसकी क्या वैल्यू होगी, क्या इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे तो इतनी अच्छी बात है कि एंगल्स भी कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं है, आपको बस इतना सोच के रख देना है। इस क्वेश्चन को ना मैं आपको डायरेक्ट कराती हूँ। स्टेप्स कैसे लिखनी है, हमने अभी तक 11 क्वेश्चन डिस्कस किया है, उसी तरीके से आपको स्टेप बढ़ानी है, ठीक है। तो इसे डायरेक्टली अगर पेपर में आता है 1 मार्क्स में, ऑब्जेक्टिव में, तो आप इसका अप्रोच क्या रखने वाले हैं उसे देखते हैं अपन। सो कॉज इनवर्स हाफ है ना, बस इतना सोचो कॉज के टेबल में हाफ कब आता है, कॉज के टेबल में हाफ आता है 60 पे, 60 का मतलब होता है π/3, तो आप यहाँ लिखेंगे π/3 और मन ही मन सोच लेना क्या π/3 कॉज इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है। यस मैम, डेफिनेटली आता है, क्योंकि कॉज इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है क्लोज्ड इंटरवल 0 to π, तो डेफिनेटली वहां पे π/3 तो लाइक करेगा, ठीक है। +2 साइन इनवर्स हाफ, साइन के टेबल में हाफ कब आता है, जल्दी से सोचो। साइन के टेबल में हाफ आता है 30 पे, 30 का मतलब होता है π/6, और मैम यस आप यहाँ पे π/6 लिख सकते हो, क्योंकि साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है दैट इज क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2, और उसमें आपका π/6 डेफिनेटली लाई करेगा। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 2 1 2 3, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 2π/3। लो क्वेश्चन खत्म। मैं कह रही हूँ ना, अभी आप सीख रहे हो, सीखने के बाद आप इन क्वेश्चंस को जब एक दूसरी बार पढ़ोगे ना, डायरेक्टली ही सॉल्व कर दोगे, ठीक है। आई होप ये क्लैरिटी मिल चुकी है। क्वेश्चन 12 आपका फिनिश हो चुका है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर चलते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 13, बताओ इसमें से क्या सही है कि अगर साइन इनवर्स x आपका y है तो आपको बताना है कि y कहां से कहां के बीच में रह सकता है। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको याद है कि नहीं, उसका टेस्ट ले रहे हैं। साइन इनवर्स x अगर y के बराबर है तो y आपका कहाँ से कहाँ रह सकता है। मैम हमने तो ये पढ़ा था कि साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है ना, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। यहाँ तो कहीं मैम हमें इंटरवल दिख ही नहीं रहा है, क्लोज्ड इंटरवल ओपन इंटरवल कैसे टिक करें। अरे यहाँ पे जो ये इक्वल टू का साइन होता है ना, इसका मतलब होता है क्लोज्ड इंटरवल है। अगर इक्वल टू का साइन कहीं नहीं है तो इसका मतलब है ये ओपन इंटरवल में लिखा है, ठीक है। ये क्लैरिटी है, ये सब आपको पता था, 11th में आपने सेट थ्योरी पढ़ी है, ठीक, ओके जी। तो इसमें आंसर क्या सही होने वाला है आपका कि अगर साइन इनवर्स x आपके y के बराबर है तो y कहां से कहां के बीच में रह सकता है, y आपका -π/2 से π/2 के बीच में रह सकता है। और इसे रिप्रेजेंट करने का जो सही तरीका है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि क्लोज इंटरवल के लिए आप इस तरीके से साइन बनाते हैं इक्वल टू का। सो y हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 है एंड लेस देन इज इक्वल टू π/2 है, दैट्स इट, ओके। चलो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो बता दो जल्दी से कि अगर tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 ये इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। आपको बताना है कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 किसके बराबर होगा। तो बेसिकली कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ इनकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, बीच में सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्ट कर देना है और अपने करेक्ट आंसर को टिक कर देना है, ठीक है, ओके जी। तो एक बार जरा आप मुझे याद दिलाओ कि व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स। जल्दी से आपको मुझे याद दिलाना है कि tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है। बिल्कुल सही जवाब, हमने 3 के पेयर पढ़े थे। पहला पेयर था आपका साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एंड tan इनवर्स। तो कहीं ना इनके जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होते हैं उन्हें आप को रिलेट करके याद कर सकते हो, क्योंकि काफी हद तक सेम होते हैं। सो tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है दैट इज ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ठीक है। इसी तरीके से आप मुझे याद दिलाएंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स। सेक इनवर्स की क्या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, तो आप कहेंगे मैम सोच रहे हैं, हाँ ठीक है, बताओ जरा कैसे होता है। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स की ना मैम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम को रिलेट करके पढ़ते हैं। तो कॉस इनवर्स की तो हमें याद है क्लोज्ड इंटरवल 0 to π, बस अब हमें सेक इनवर्स की भी याद आ गई, क्या होती है क्लोज्ड इंटरवल 0 to π एक्सेप्ट 90, ठीक है। चलो ये मैंने आपको इस तरीके से याद दिला दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे, ओके जी। तो tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, सोचो।
tan इनवर्स रूट 3 की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी दैट विल बी, आपको बस इतना सोचना है कि tan के टेबल में रूट 3 कब आता है, तो आप कहेंगे 60 पे, 60 का मतलब π/3, तो tan इनवर्स रूट 3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, π/3। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप ऐसे ही देख के सोच सकते हो कि tan इनवर्स रूट 3 लिखा है, मतलब बस हमें इतना सोचना है कि tan के टेबल में रूट 3 कब आता है, 60 पे आता है, 60 मतलब π/3। क्या π/3 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है, यस, मतलब इसका आंसर तो बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे इसके नीचे लिख देती हूँ, ये तो π/3 है। अब मुझे सोचना है कि sec इनवर्स -2 का आंसर क्या आने वाला है। तो पहले तो मुझे अपने आप से, अब यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव आ गया है ना, अच्छा ये तो नेगेटिव वाली प्रिंसिपल वैल्यू होती है ना, जब आप 2.2 सीखोगे तो इनको सॉल्व करने का एक और बहुत मज़ेदार तरीका है, वो मैं आपको वहाँ बताऊंगी। अभी तो आप बेसिक वाला तरीका सोचो कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना अपन लिख देते हैं कैसा कि लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स -2 बी x। ठीक, तो मैंने कुल मिला के इसे x से इक्वेट किया, इसको यहाँ लेके गई तो मेरे पास आता है sec x इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू -2। फिर आप सोचेंगे सेक के टेबल में 2 कब आता है, माइनस से तो बाद में देखा जाएगा। सेक के टेबल में 2 कब आता है, आप कहेंगे मैम सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस में आता है हाफ 60 पे, तो सेक में 2 आएगा 60 पे, 60 का मतलब क्या होता है π/3। सो आप यहाँ लिखेंगे क्या, -sec π/3। अब आप जानते हो कि सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, राइट। जैसे कॉस अपना नेगेटिव खुद ही ले लेता है ना, ऐसे सेक भी अपना नेगेटिव खुद ले लेता है, वो बाहर नहीं देता है। इसका मतलब है यहाँ पे वो प्रॉपर्टी तो फेल हो जाएगी। इसका मतलब मुझे इसे अगर इक्वेट करना है तो मुझे किसकी हेल्प लेनी होगी, मुझे हेल्प लेनी होगी ACTS मेथड की। सो ACTS, ठीक है, ACTS मेथड की हेल्प मुझे लेनी होगी। आप जानते हो 90 एंड 270 को हम इग्नोर करते हैं इन क्वेश्चंस में, और यहाँ 0 और 2 पाई होता है, यहाँ पे पाई होता है। तो मुझे सोचना है कि मैं किस तरीके से, कौन सा ऐसा पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा ले लूँ, या फिर 2 पाई माइनस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा ले लूँ, जिससे मैं इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा चेंज करके लिख सकती हूँ, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, तो आप कहोगे मैम देखो अब हमें पूरी स्टेप्स क्लियर है, हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे ACTS में ये ढूंढने जाएंगे कि सेक नेगेटिव कहाँ होता है। तो सेक नेगेटिव यहाँ और यहाँ होता है, इन दोनों में नेगेटिव नहीं होता है, तो इन्हें आप इग्नोर कर देंगे। तो आपकी जो पूरी कहानी है ना, या तो पाई माइनस थीटा के अराउंड रिवॉल्व होगी, या तो पाई प्लस थीटा के अराउंड रिवॉल्व होगी। अभी ये या से क्या होता है, हमें तो कंफर्मेशन चाहिए। तो कंफर्मेशन के लिए हमें सेक इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो बता देगी आपको क्या लेना है। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना, दैट इज 0 to पाई क्लोज्ड इंटरवल -π/2, मतलब -π/2। 90 आपको लेना नहीं है, हम तो ले भी नहीं रहे, हमें 0 से पाई वाले इंटरवल से ही मतलब है। तो 0 से पाई वाले इंटरवल में यहाँ पे हम लाई कर रहे हैं जहाँ पे पाई माइनस थीटा आता है इसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो आप -sec π/3 को किस तरीके से लिखने वाले हैं, आपको पूरा आइडिया मिल चुका है। आप यहाँ लिखेंगे sec x इज इक्वल टू sec पाई माइनस π/3। क्या इसमें किसी को परेशानी, जरा देखो, sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा होता है क्योंकि इट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और यही हमारा सही है क्योंकि हमने पूरे अच्छे तरीके से प्लान बनाया है इसमें। अब sec से sec आप मन ही मन उड़ा देंगे, बिल्कुल भी कट करके ना दिखाएं। तो आपके पास यहाँ पे x कितना आ जाता है, आपके पास जो x आ जाता है यहाँ पे दैट इज 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 π/3, और डेफिनेटली ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है। तो हमने इसका भी वैल्यू फाइंड कर लिया और उसकी भी वैल्यू फाइंड कर ली, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन आप कर दो। तो कितना आ रहा है आंसर, आंसर आ रहा है -π/3। क्या आपके पास ऐसा ऑप्शन है, अरे होना ही पड़ेगा, ठीक है। अब भूल मत जाना, बीच में सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन कर देना, ठीक। सो π/3 माइनस था, 2 π/3 हमें मिलता है -π/3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। सो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 2.1 ना फिनिश हो जाती है। ओके, तो सेम ही पैटर्न के क्वेश्चंस थे, हमने हर एक क्वेश्चन को पूरे डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। आई रियली विश कि आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करना, यही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है जिसे आप गूगल पे जाके magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। तो जब आप सर्च करेंगे आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा, ठीक है। आप एक्सप्लोर करना टॉप कोर्सेज के सेक्शन को, क्लास 12 स्टूडेंट हैं, क्लास 12 पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके 12th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना वो सब
यहाँ अरेंज्ड है। तो अगर आप क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, आपको यहाँ जाके वॉच नाउ पे क्लिक करना है, फिर आपके सामने ये पेज ओपन होगा। आप यहाँ देख सकते हैं हमने जितने भी चैप्टर्स फिनिश कर लिए हैं वो सब कुछ आपके लिए एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में और सीक्वेंस में अरेंज्ड है, तो आपको प्लेलिस्ट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आपको जो भी एक्सरसाइज पढ़नी है बस उसके लिंक पे करेंगे क्लिक, मैं आपको मिलूंगी पढ़ाते हुए। सो स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।